जहां बॉल की एक्स लोकेशन और वाई यूलर रोटेशन एनिमेशन चैनल्स को की करना काफ़ी सीधा काम था, हमारी जेड लोकेशन एफ कर्व बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देगी। हमें फिजिकल फोर्सेस को सिमुलेट करने के लिए एहतियात से इंटरपोलेशन के मुख्तलिफ मोड्स भी सिलेक्ट करने होंगे। ब्लेंडर में की फ्रेम्स इंसर्ट करने के पहले ही काफ़ी सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन हम इस सेक्शन को इस बात की मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि सिर्फ ग्राफ एडिटर का इस्तेमाल करते हुए कैसे एनिमेशन बनाई जाती है। इस एडिटर से बाहर निकले बगैर हम एक सिंगल बाउंस के लिए ज़रूरी की फ्रेम्स ऐड करेंगे और फिर उनकी इंटरपोलेशन तय करेंगे। अहम नोट, इस अगले हिस्से के लिए आपको यकीनी बनाना होगा कि Z लोकेशन अनलॉक्ड और अनहिडन है। क्या आपको याद है कि F कर्व्स की विजिबिलिटी और एडिट प्रोटेक्शन को कैसे टॉगल करते हैं? आप शायद बाकी दो चैनल्स को छुपाया लॉक करना चाहें और शायद नॉर्मलाइज को भी डिसेबल कर दें, लेकिन ये आप पर है। यहाँ से आगे आप अपने व्यू और ग्राफ एडिटर की डिस्प्ले सेटिंग्स के खुद जिम्मेदार हैं, जो हमने अब तक सीखी हैं। एक सिंगल बाउंस के लिए Z लोकेशन F कर्व पर तीन अहम कीमतें वैल्यूज की जरूरत होगी। बॉल का ग्रिड फ्लोर पर निचला पॉइंट, लो पॉइंट, उसके बाउंस का ऊंचा पॉइंट, हाई पॉइंट और फिर दोबारा फ्लोर पर उसका निचला पॉइंट। इसके लिए तीन की फ्रेम्स की जरूरत होगी। दो अगर आप बेजियर हैंडल्स इस्तेमाल करें, लेकिन आप अभी वो नहीं जानते। ये की फ्रेम्स फ्रेम 10, 20 और 30 पर लगेंगे, जो हमें एक बेहतरीन 20 फ्रेम का बाउंस देंगे। हमारे पास पहला Z लोकेशन की फ्रेम पहले से मौजूद है। चलिए अब दूसरा ऐड करते हैं। Z लोकेशन चैनल सेलेक्ट करें, फ्रेम 20 पर जाएं, ग्राफ एडिटर में अपने माउस कर्सर के साथ आई की दबाएं। गौर करें कि ये एक मुख्तलिफ मेन्यू खोलता है उसके मुकाबले में जो हमने पिछले चैप्टर में इस्तेमाल किया था। मेन्यू से ओनली सेलेक्टेड चैनल सेलेक्ट करें। सिर्फ Z लोकेशन F कर्व पर की फ्रेम इंसर्ट करने के लिए इस मेन्यू का इस्तेमाल करके हमने सिर्फ एक सिंगल की फ्रेम ऐड किया है, ना कि 3 या 6 का सेट जैसा हम पहले कर रहे थे। इसका हमारी बाकी दो F कर्व्स पर कोई असर नहीं होता। जहां जरूरत नहीं हो वहां फालतू की फ्रेम्स क्यों लगाए जाएं? इस दूसरे की फ्रेम को बॉल के बाउंस का हाई पॉइंट तय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तो जाहिर है ये अभी भी फ्लोर पर ही है। अब हम इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने बनाए हुए की फ्रेम को ऊपर मूव करेंगे ताकि आप ग्राफ एडिटर में किसी की फ्रेम की वैल्यू को डायरेक्ट एडिट करने का तजुर्बा कर सकें। हम अपने दूसरे की फ्रेम को 1 मीटर ऊपर मूव करेंगे, जो कि 20 फ्रेम बाउंस के लिए एक मुनासिब ऊंचाई है। चलिए ये करते हैं। फ्रेम 20 पर Z लोकेशन की फ्रेम को सिलेक्ट करें, G और Y दबाएं और उसे तकरीबन 1 यूनिट ऊपर मूव करें। जब आप उस की फ्रेम को ग्राफ एडिटर के Y एक्सिस पर ऊपर मूव करें तो गौर करें कि 3D व्यू पोर्ट में क्या हो रहा है। अगर आप अभी भी फ्रेम 20 पर हैं तो आप बॉल को ऊपर मूव होते हुए देख सकते हैं। Z लोकेशन की फ्रेम की वैल्यू को एडिट करके हम ग्राफ एडिटर के अंदर से ही Z एक्सिस पर बॉल की लोकेशन को असरअंदाज कर रहे हैं। ग्राफ एडिटर में की गई तब्दीलियां फौरन दूसरे एरियाज में नजर आती हैं, इस मुताबिक कि वो मौजूदा फ्रेम पर F कर्व को कैसे मुतासर करती हैं। आपको एडिट करने के लिए उसी फ्रेम पर होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा करना अक्सर एक अच्छा ख्याल होता है। हम अपने बाउंस को मुकम्मल करने के आधे रास्ते पर हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसी Z लोकेशन F कर्व है जो एक वाज़ेह तब्दीली दिखाती है। बॉल फ्लोर से शुरू होती है और फिर ऊपर जाती है। अब हमें बस बॉल को वापस नीचे लाना है। जो चीज ऊपर जाती है उसे नीचे भी आना होता है। बॉल के साथ ऐसा करवाना हमारे तीसरे Z लोकेशन की फ्रेम का काम है, जो हम अभी ऐड करेंगे। इस की फ्रेम की वैल्यू यानी Y एक्सिस पोजीशन क्या होनी चाहिए? जवाब वही वैल्यू है जो पहले की फ्रेम की थी, जहां बॉल फ्लोर को टच कर रही है। हमारा फर्जी फ्लोर फ्लैट है और फ्रेम 10 के बाद से कहीं नहीं गया। इस की फ्रेम की वैल्यू 0.35 है। ये तो आसान था। इस की फ्रेम का वक्त निकालना भी मुश्किल नहीं है। अगर बॉल को 1 मीटर ऊपर बाउंस करने में 10 फ्रेम्स लगे तो उसे वापस अपनी असली ऊंचाई पर गिरने में मजीद 10 फ्रेम्स लगने चाहिए। फ्रेम 20 के 10 फ्रेम्स बाद हमारा की फ्रेम फ्रेम 30 पर होगा। हमें सही मालूम है कि हमारा तीसरा की फ्रेम कहाँ जाना चाहिए और ब्लेंडर में उसे वहां रखने के बहुत से तरीके हैं। हम मिसाल के तौर पर फ्रेम 30 पर एक और की फ्रेम इंसर्ट करके उसे नीचे मूव कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक और तरीका है जो इससे भी तेज है। हम फ्रेम 10 वाले की फ्रेम को डुप्लीकेट करके उसे फ्रेम 30 पर मूव कर सकते हैं। वो पहले से ही बिल्कुल सही ऊंचाई पर है। आप पहले से जानते हैं कि टाइमलाइन में की फ्रेम्स को कैसे मूव और डुप्लीकेट करते हैं। ग्राफ एडिटर में भी इसका तरीका वही है, लेकिन एक इजाफी स्टेप के साथ। फ्रेम 10 पर Z लोकेशन की फ्रेम को सिलेक्ट करें, Shift+D दबाएं ताकि सिलेक्टेड की फ्रेम डुप्लीकेट हो जाए। X दबाएं, डुप्लीकेट की फ्रेम को फ्रेम 30 पर मूव कर दें। क्या आपने वो इजाफी स्टेप नोट किया जो मैंने बताया था? हमें X दबाना पड़ा था। ये उसी वजह से था जिस वजह से हमें की फ्रेम को ऊपर मूव करने के लिए ग्राफ करने के बाद Y दबाना पड़ा था। ग्राफ एडिटर में की फ्रेम्स को सिर्फ एक के बजाय 2 एक्सिस पर मूव किया जा सकता है, वो एक्सिस जो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों को जाहिर करते हैं। जब हम की फ्रेम्स को X एक्सिस पर लॉक किए बगैर लेफ्ट या राइट मूव करते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर या नीचे भी मूव हो सकते हैं, जिससे उनकी वैल्यू बदल जाती है।
इस तीसरे की फ्रेम की वैल्यू में मामूली सा फर्क भी बाद में अजीब नतीजा दे सकता है। अहम नोट, पिछले पैराग्राफ की मिसाल के लिए हम अक्सर ग्राफ एडिटर में की फ्रेम्स मूव करते वक्त अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्स या वाई एक्सिस पर लॉक करना चाहेंगे। बस हम याद रखें कि एक्स या वाई दबाना है। Z लोकेशन चैनल पर पहले 3 की फ्रेम्स अब बॉल को ऊपर ले जाते हैं और वापस नीचे लाते हैं। लेकिन F कर्व की शेप को देखें, क्या ये उभार एक बाउंस कहलाने के काबिल है? एनिमेशन प्ले करें और खुद देख लें। अगर आप 3D व्यू पोर्ट में अपनी एनिमेशन को फ्रंट से देखें तो आप देख सकते हैं कि बॉल का रास्ता बिल्कुल Z लोकेशन F कर्व की शेप की नकल करता है जब वो लेफ्ट से राइट जाती है। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी है तो शायद आप पानी के अंदर रहते हैं। यहाँ खुश्की पर बॉल साइन वेव की तरह बाउंस नहीं करती, ना ही फ्लोर छोड़ने के बाद मुसलसल एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाती है और ना ही दोबारा टच करने से पहले धीमी होती है। इस बाउंस को मुकम्मल करने के लिए हमें इंटरपोलेशन और ईजिंग के बारे में सीखी हुई बातों का इस्तेमाल करना होगा। हम इस बाउंस की मूवमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं? मसला ग्राफ एडिटर में हमारे 3 Z लोकेशन की फ्रेम्स की पोजीशन का नहीं हो सकता। हमें मालूम है कि बॉल को फ्लोर से शुरू होना है, उसे एक हाई पॉइंट तक पहुंचाना है और फिर उतने ही वक्त में वापस नीचे आना है। इन की फ्रेम्स की फ्रेम्स और वैल्यूज ठीक हैं। जो चीज़ गलत है वो इन की फ्रेम्स के दरमियान F कर्व की शेप है। हम इंटरपोलेशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ किस तरह की इंटरपोलेशन चाहिए? क्या आप इसे सेट की फ्रेम इंटरपोलेशन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं? बाउंस मत कहना, वो चीटिंग है। और वैसे भी आप देखेंगे कि वो हमें ऊंचाई, रफ्तार और बाउंसेस की तादाद पर बहुत कम कंट्रोल देता है। याद रखें, हम यहाँ ग्रेविटी को सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेविटी एक मुसलसल नीचे की तरफ एक्सेलरेशन के तौर पर देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसी ढलान चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंज खुद एक मुसलसल रेट पर बदल रहा हो। मैं आपको बाकी फिजिक्स के सबक से बचा लेता हूं। इसका मकसद ये है कि हमें एक ऐसी ढलान चाहिए जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन हो। चलिए अब वो इंटरपोलेशन मोड ढूंढते हैं। फ्रेम 10 और 20 पर पहले 2 Z लोकेशन की फ्रेम सिलेक्ट करें। की फ्रेम इंटरपोलेशन को क्वाड्रेटिक पर सेट करें। इससे हम आधा रास्ता तय कर लेंगे, लेकिन बाउंस का पहला हिस्सा अभी भी गलत है। ये ईज इन हो रहा है जबकि हमें इसका उल्टा चाहिए। अच्छी बात यह है कि हम ईजिंग टाइप्स बदलना जानते हैं। फ्रेम 10 पर पहला Z लोकेशन की फ्रेम सिलेक्ट करें। की फ्रेम ईजिंग टाइप को ईज आउट पर सेट करें। अब हमारा बाउंस तैयार है। बस एक छोटी सी बात बाकी है, बॉल सिर्फ एक बार बाउंस करती है। फिलहाल बॉल सिर्फ एक ही बार बाउंस करती है, जो कि ज़्यादा दिलचस्प नहीं है। ये फ्रेम 10 से पहले और 90 के बाद बिल्कुल रुकी हुई होती है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। इसे ठीक करने के लिए हम बाउंसिंग की फ्रेम्स को मजीद कुछ बार डुप्लीकेट कर सकते हैं और सीन का फ्रेम रेंज छोटा कर सकते हैं। लेकिन एक बेहतर तरीका है, एक ऐसा तरीका जो हमारी बॉल को हमेशा के लिए बाउंस और रोल करवाता रहेगा। हम ये काम एक्स्ट्रापोलेशन नाम के फीचर से काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन को समझने के लिए तसव्वुर करें कि F कर्व का एक महदूद हिस्सा है जो उसके पहले और आखिरी की फ्रेम के दरमियान है। अब बाकी हिस्से को देखें जहां ये खत्म होता है। आप काफी देर तक जूम आउट करते रहेंगे। F कर्व अबदी है, इटर्नल है। इसका कोई शुरू या खत्म नहीं है। ये सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो सकता क्योंकि अब कोई की फ्रेम्स नहीं बचे हैं। इसकी हमेशा एक मखसूस वैल्यू होनी चाहिए, एनिमेशन शुरू होने से पहले भी और खत्म होने के काफी बाद में भी। एक्स्ट्रापोलेशन हमारा वो लफ्ज है जो बताता है कि एक F कर्व को बाकी वक्त में क्या करना चाहिए। डिफॉल्ट में सारी F कर्व्स की कांस्टेंट एक्स्ट्रापोलेशन होती है जो उन्हें फ्लैट आगे बढ़ा देती है, जिससे वैल्यू बदलना रुक जाती है। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन हमारी मौजूदा F कर्व्स के लिए नहीं। इनके लिए मुख्तलिफ एक्स्ट्रापोलेशन मोड सिलेक्ट करने के बाद आप एंड फ्रेम की वैल्यू को जितना चाहे बढ़ा सकेंगे। चाहे तो सीन को 1 घंटा लंबा कर दें, बॉल मीलों दूर उफक यानी होराइजन तक बाउंस करती रहेगी। चलिए पहले उन 2 F कर्व्स को देखते हैं जो बॉल को रोल करवाती हैं, X लोकेशन और Y यूलर रोटेशन। इनके की फ्रेम सीन के शुरू और आखिर में लगाने के बजाय मैंने आपसे उन्हें फ्रेम 10 और 90 पर लगाने को कहा था ताकि मसला आसानी से दिखाया जा सके। क्या होगा अगर हम चाहें कि बॉल रोल करती रहे? हमें इन F कर्व्स को मजीद की फ्रेम्स के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। कितना आगे? ये बेकाबू हो सकता है अगर आपको सही मालूम ना हो कि एनिमेशन कब खत्म होनी चाहिए। खुशकिस्मती से वो की फ्रेम्स जहां हैं वहां बिल्कुल ठीक है। हमें बस एक्स्ट्रापोलेशन का एक मुख्तलिफ मोड सेट करना है। X लोकेशन और Y यूलर रोटेशन एनिमेशन चैनल सेलेक्ट करें। Shift+E दबाएं या चैनल एक्स्ट्रापोलेशन में जाएं। लीनियर एक्स्ट्रापोलेशन सेलेक्ट करें। लीनियर एक्स्ट्रापोलेशन F कर्व को एक सीधी ढलान पर जारी रखता है जो कि पहले 2 और आखिरी 2 की फ्रेम से निकाली जाती है। चूंकि इन F कर्व्स पर सिर्फ 2 ही की फ्रेम्स हैं और वो पहले से ही लीनियर इंटरपोलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो F कर्व्स इस तरह से एक्स्ट्रापोलेट होने पर बिल्कुल सीधी लाइंस की तरह दिखाई देंगी।
गौर करें कि ये हमारी एनिमेशन के साथ क्या करता है। ना सिर्फ बॉल रोल करती रहती है, बल्कि ये हमेशा से रोल कर रही थी। अब Z लोकेशन F कर्व की तरफ आते हैं। बॉल को बार बार बाउंस करवाने के लिए हम अपनी सीखी हुई बातों का इस्तेमाल करके उन 3 बाउंसिंग की फ्रेम्स को 100 बार डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। एक और एक्स्ट्रापोलेशन मोड है जो हमारा ये सारा काम बहुत सफाई से कर सकता है। चलिए उसे देखते हैं। Z लोकेशन एनिमेशन चैनल सेलेक्ट करें, Shift+E दबाएं या चैनल एक्स्ट्रापोलेशन में जाएं। मेक साइक्लिक F मॉडिफायर सिलेक्ट करें। F कर्व में अब वो है जिसे साइक्लिक एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। F कर्व का कीड़ हिस्सा अब हमेशा रिपीट होता रहेगा। मगर रुकें, कुछ सही नहीं लग रहा। ये एक अजीब सा पैटर्न है। यहाँ क्या हो रहा है? याद रखें, साइक्लिक एक्स्ट्रापोलेशन F कर्व के पूरे कीड़ हिस्से को रिपीट करती है, यानी पहले और आखिरी की फ्रेम के दरमियान जो कुछ भी है। इस कर्व का आखिरी की फ्रेम कहाँ है? बिल्कुल फ्रेम 90 पर। हमने इसे चैप्टर के शुरू में ऐड किया था और फिर भूल गए। इस तरह की चीजें एनिमेटर्स के साथ हमेशा होती हैं। हम 20 फ्रेम का बाउंस रिपीट करना चाहते हैं, ना कि 80 फ्रेम का बाउंस और रोल। वो तंग करने वाला की फ्रेम हमारी F कर्व के साइक्लिक पीरियड को खराब कर रहा है। चलिए उसे खत्म करते हैं। फ्रेम 90 पर Z लोकेशन की फ्रेम सिलेक्ट करें। उसे डिलीट करने के लिए X दबाएं। अब बेहतर है। अब जबकि सिर्फ हमारे 3 बाउंसिंग की फ्रेम्स बचे हैं, अगला बाउंस पिछले बाउंस के फौरन बाद होता है, जिससे हमें साफ सुथरे बाउंसेस मिलते हैं। आपकी बाउंसिंग बॉल एनिमेशन मुकम्मल हो गई है। इसके साथ खेलना जारी रखें अगर आप चाहें। शायद अपने एंड फ्रेम को 10,000 पर सेट करें और अपनी क्रिएशन को दुनिया में निकलता हुआ देखें। और हमने कर दिखाया। वाह! हमारी तमाम एनिमेटेड प्रॉपर्टीज को लाइन ग्राफ्स के तौर पर दिखाकर ग्राफ एडिटर 3D एनिमेशन के बारे में सच्चाई सामने लाता है। ये सब सिर्फ नंबर्स का एक खेल है। आपके सीन के तमाम पैरामीटर्स और हर 3D ऑब्जेक्ट की तमाम प्रॉपर्टीज, ये सब वो नंबर्स हैं जो वक्त के साथ बदलते हैं। आप कुछ नंबर्स को एक फ्रेम पर एक चीज बनाते हैं और फिर उन्हीं नंबर्स को दूसरे फ्रेम पर कुछ और बना देते हैं। तब तक करते रहें जब तक वो बुरा दिखना बंद ना हो जाए। बस यही है, यही 3D एनिमेशन है। खत्म। खैर, शायद बिल्कुल खत्म नहीं। हमारे पास अभी भी एक पूरी किताब है उन सारे शानदार नंबर्स को भरने के लिए कि वो क्या हैं, हमें उनकी क्यों ज़रूरत है, उन्हें कहाँ ढूंढना है और उन्हें बिल्कुल वैसा कैसे बनाना है जैसा हम चाहते हैं। हमने ग्राफ एडिटर से जो कुछ किया जा सकता है उसकी सतह को अभी सिर्फ खरोचा है। वो बेजियर की फ्रेम्स जो आपने देखे थे मिसाल के तौर पर, वो किस काम आ सकते हैं? ये देखने के लिए अगले चैप्टर्स देखें कि हम अपनी एनिमेशंस में F कर्व्स को डायरेक्ट कैसे स्कल्प्ट कर सकते हैं।